खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं न्यूट्रिला किड्स सुपरफूड। 3 से 13 बरस के बच्चों के विकास के लिए आईसीएमआर गाइडलाइंस के अनुसार एडवांस फॉर्मूला न्यूट्रिशन और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। अजय सर क्यों? अजय सर क्यों? नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और हर रोज की तरह आपके सामने हाजिर हूं जम्मू कश्मीर से ये खास शो लेकर, जिसमें रियासत की सियासत की बात होती है कि किस तरीके से लगातार सियासी हलचलें तेज हुई हैं जम्मू कश्मीर में। और खासतौर पे दफा 370 टूटने के बाद जब लोगों की ख्वाहिशें, लोगों की उम्मीदें लगातार इस चीज से बनी हुई हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में सियासी सेटअप जो है वो बहाल हो, क्योंकि लोग ब्यूरोक्रेसी तक पहुंच नहीं पाते। ऐसे में सियासी लोग, यानी कि सियासी सरकार जो है वही है जिस पर लोगों का सारा दारोमदार होता है। और इसीलिए रियासत की सियासत में हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की हर एक सियासी हलचल को लेकर। और आज की बात करें तो लगातार पिछले कुछ दिनों से हलचलें तेज हैं। तेज इसलिए हैं कि जम्मू कश्मीर में अब राजनीतिक हलचलें तेज हुई हैं। प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी डेलीगेशन से मुलाकात की थी। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से, चाहे वो बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या फिर अन्य राजनीतिक दलों के लोग, वो लगातार अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग के सिलसिले को शुरू किए हुए हैं। और मकसद बड़ा साफ है कि जल्द से जल्द जो है जम्मू कश्मीर में सरकार भी बने और हर पार्टी अपने वोट बैंक को मजबूत करने के प्रयास में लगी हुई है। और इसी पे आज चर्चा करेंगे, क्योंकि अब अगले 2 दिनों के बाद जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी का दौरा होने वाला है। जी हाँ, कांग्रेस जो है वो भी कहीं ना कहीं इलेक्शन मोड पे दिख रही है। इलेक्शन सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि यूपी, पंजाब और बाकी कुछ इलाकों में भी होने हैं, स्टेट्स में भी होने हैं, और जम्मू कश्मीर का नाम भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल है। हालांकि चुनाव कब होंगे इस चीज को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, डेट्स नहीं आई हैं। मगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद कभी भी चुनाव हो सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो सियासी हलचलें तेज हुई हैं उसके क्या मायने हैं, और क्या राहुल गांधी जो पहले कश्मीर गए थे, कुछ दिन वहां पे रुके हैं, और वो उन्होंने अपने वर्कर्स के साथ मुलाकात तो की ही है, मगर उसके साथ साथ वो मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। और जम्मू आने वाले 2 दिन के दौरे में राहुल गांधी जो है वो भी यहाँ पर मंदिरों में दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं। क्या इसके पीछे कांग्रेस हिंदुत्व कार्ड जो बीजेपी एक टाइम पे जो है वो चला करती थी, उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लग रहा है कि ये जरूरी हो जाता है? इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ श्यामलाल शर्मा जी हैं, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और इस वक्त जो भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। श्यामलाल जी, आपका स्वागत है शो में। हमारे साथ बलवान सिंह जी भी जुड़ेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलए भी रह चुके हैं कांग्रेस के ही टिकट पर। उन्हें भी कहीं ना कहीं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। मगर इस वक्त हमारे साथ श्यामलाल जी जुड़े हुए हैं। श्यामलाल जी, आपसे जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर ये कहेंगे कि अब सभी राजनीतिक दल जो हैं वो इलेक्शन मोड पे आ गए हैं? श्यामलाल जी, अब म्यूट है आप, पहले अपना ऑडियो एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हेलो जी श्यामलाल जी, क्या क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर अब चुनावी मोड पे आ चुका है? धन्यवाद जंडियाल साहब। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर को पहले ही जो है वो इलेक्शन मोड पे रखा गया है। अगर आप देखेंगे कि 73 और 74 अमेंडमेंट जो 370 के बाद पंचायतों को इंपावर करना, बीडीसी की इलेक्शन कराना यहाँ, और उसके बाद डीडीसी की इलेक्शन कराना, आज तीनों के तीनों टेयर जिनको 30 से 32 साल लगे यहाँ पे हिंदुस्तान के में, जब 1989 में 73 और 74 अमेंडमेंट हुई थी, तो जो हमारी जहाँ पे रीजनल पार्टियां थी उनकी वजह से अब वो डेमोक्रेसी की सेंस जो है वो ग्रास रूट लेवल के इंस्टीट्यूशन जो थे उनको इंपावर नहीं हो सका था। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो अपनी कमिटमेंट जो है कि यहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल का इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो एक सोच थी, जो उनका विचार था कि अंत्योदय जो लास्ट में इंसान है वहां तक ये चीजें जो है वो पहुंचे। तो भारतीय जनता पार्टी को ऑलरेडी इलेक्शन मोड में है, लेकिन कुछ पार्टियों ने बीडीसी का और उससे पहले पंचायतों की इलेक्शन का बाइकआउट किया था। हाँ, हालांकि उन्होंने प्रॉक्सी
उसमें हिस्सा लिया था, कुछ तो बड़े नेताओं ने उसका इतराफ कर लिया है कि वो हमारी बहुत बड़ी भूल हुई है। तो मुझे लगता है कि तमाम सियासी पार्टियों को हमेशा जो पार्टियां डेमोक्रेसी पे बिलीफ रखती हैं, यकीन, वो तो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती हैं, क्योंकि उनके लिए जनता जनार्दन की सेवा जो है वही सियासी एक मोटिव होता है। श्यामलाल जी, आपने जिक्र किया कि ऐसे लोग हैं जिनको अब पश्चाताप हो रहा है कि चुनावों में भाग क्यों नहीं लिया, मगर ये बताइए कि जो चुनावी मोड़ पे हम आए हैं ये तो ठीक है, मगर डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आखिर कब आने वाली है? कब तक जम्मू कश्मीर में लोगों की जो अपेक्षा है कि यहाँ पर एक पॉपुलर गवर्नमेंट आ जाए, वो कब तक, आखिर उम्मीद कब तक है? देखिए, मुझे लगता है कि 1 साल की एक्सटेंशन जो है वो एक ऑटोनमस बॉडी है जिसमें रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय के हमारे जो है, तो ये तो नहीं मैं कह सकता है कि कब रिपोर्ट आनी है। मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है कि इसी साल में जो है डिलिमिटेशन जो है वो अपनी सारी एक ट्रांसपेरेंट मैनर से डिलिमिटेशन करके, परिसीमन करके, तो वो पब्लिक डोमेन में रखेंगे, और पब्लिक डोमेन में जब लोगों के ऑब्जेक्शन आएंगे उसके बाद फाइनल रिपोर्ट आएगी, और फिर ये चुनाव करवाना जो है, जहां हमारा इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन, उन्होंने चुनाव करवाने हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा है कि हम तो हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में हम कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ते। श्यामलाल जी, एक चीज देखने वाली है, हालांकि बलवान सिंह जी अभी नहीं जुड़ पाए हैं हमारे साथ, मैं उम्मीद करूंगा वो जुड़े और वो भी कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखें। हम देख रहे हैं कि सियासी दल जो हैं वो चुनावों के मद्देनजर अगर उन्हें देखा जाए तो कई तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। खासतौर पे कल हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से बयान आया कि सैयद अली शाह गिलानी के परिवार को जैसे वो चाहते थे वैसे करने देना चाहिए था। इसी तरह से कई बयानबाजियां अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए हो जाती हैं। आप पुराने राजनेता हैं, जम्मू कश्मीर में सरकार में रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, क्या लगता है ये चीजें कितनी डैमेज जो है वो सोसाइटी को करेंगी? और खासतौर पे कश्मीर में मौजूदा हालात की अगर बात करें तो उसे कैसे देखते हैं? पहले अगर आज से कुछ साल पहले के हालात और आज के हालात को कंपेयर किया जाए। सबसे पहले तो ये बदकिस्मती है कि यहाँ की जो रीजनल पार्टियां हैं, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, तो वो हमेशा जो है मुझे लगता है कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते रहे हैं। जो बेसिक थे लोगों के वो आज तक एड्रेस नहीं हुए। मैंने कहा कि पीडीपी ने सेल्फ रूल का नारा दिया और वो ऑटोनॉमी की बात करते थे, लेकिन पावर टू द पीपल, ग्रास रूट लेवल के इंस्टीट्यूशन जो थे, हमारे बलदियाती इदारे, उनको एम्पावर नहीं करना चाहते थे। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। तो आज मुझे लगता है कि जो आज जिनको आपने कोट किया है, जो यहाँ की चीफ मिनिस्टर भी रही हैं, उनको ये शोभा नहीं देता है, लेकिन वो हमेशा इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करती रही हैं। मैं ये बात कहूंगा कि ये रिकॉर्ड गवाह है कि महबूबा मुफ्ती ने हमेशा इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की है। जब वो कुर्सी पे होती हैं तो एक बात करती हैं, जब वो कुर्सी से उधर जाती हैं तो फिर वो इंतहा तक जाती हैं, और मुझे लगता है कि वो गिलानी से भी ज्यादा आगे चली जाती हैं। तो ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स ने ही मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर की जनता का नुकसान किया है। और आज जो हम लोग झेल रहे हैं, चाहे वो जम्मू के लोग हों, चाहे कश्मीर के लोग हों, लद्दाख तो चलो उन्होंने निजात पाली है, लेकिन हम लोगों का इन्हीं की दी हुई ये देन है। जो हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट रही है उनमें मैं भी रहा हूं, लेकिन जिस दिशा में हमें चलना चाहिए था वो उस दिशा में नहीं चले कि लोगों की बेसिक जरूरियात क्या है, यहाँ कौन कौन से एरिया हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है, और अपना रेवेन्यू रिसीट, अपने रिसोर्स को और बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप फिर वो दोबारा वही आलाप जो है उसने रटना शुरू कर दिया है। मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में एक सेट फ्रेमवर्क है जिसको हम अपना संविधान कहते हैं, उसी संविधान में हमारा रूल ऑफ लॉ आता है। तो मुझे लगता है कि सरकार रूल ऑफ लॉ की सेंस परवेल करवाने की कोशिश हमेशा करती है, और जिसका जो फंडामेंटल राइट है उससे किसी को डिप्राइव नहीं किया जाता है हिंदुस्तान में, कश्मीर में। श्यामलाल जी, एक अहम बड़ी चीज ये हो जाती है कि बयानबाजियां तो जैसी मर्जी की जाएं, सियासी दल जो है इस तरह की बयानबाजियां करते रहते हैं,
मगर साथ में ये कितना जो है वो खतरनाक होता है कि इनकी बयानबाजी जो है वो सोसाइटी पर कैसे असर डालती है, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है। आपके सामने मुझे लगता है कि आप जम्मू कश्मीर के जो पिछले 32 साल से 98 से मैं कहूंगा जो हमारा जो मीडिया है जी टाइम पे जो रीजनल पार्टियां हैं इन्होंने किस तरह से वर्टिकल डिवीजन की है, चाहे वो जम्मू के अंदर हो चाहे कश्मीर के अंदर हो, और अगर डिस्ट्रिक्टिंग लेवल में भी ये पैदा हुई तो इन लोगों की जो डिस्पैरिटी और इनकी बयानबाजियां जो थी वो कहीं ना कहीं जो थी वो जम्मू को भी अच्छी नहीं लगती थी और लद्दाख रीजन को भी अच्छी नहीं लगती। जी लोग अमन पसंद लोग जो हैं वो भी ये 5% लोग हैं, वेदर दे आर द पॉलिटिशियंस आर द अदर पीपल जो इस किस्म की इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं कश्मीर के जो अच्छे लोग हैं उनकी भी, तो ये इसी से नुकसान हुआ है जो आपने कहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों की सोच में फर्क नहीं आएगा, लेकिन लोगों की जमीनी सतह पे बदलाव आ रहा है। तो मैं यही बात कहूंगा कि ये जो आज हम भुगत भोगी हैं, चाहे जम्मू के लोग हों चाहे कश्मीर के हों या लद्दाख के हों, तो इनकी जो पिटी पॉलिटिक्स में कहूंगा, इस तरह की जो पिटी पॉलिटिक्स इनकी रही है, मैंने कहा है ना कि जब फारूक अब्दुल्ला जी 1919 में अनसीट हुए थे, जहां माननीय गवर्नर जगमोहन जी आए थे, तो उन्होंने क्या बयान दिया था कि लाल चौक से मुजफ्फराबाद की गाड़ी चल रही है, जाओ वहां पे जाके ट्रेनिंग लो और अखबार लेके और बिल्कुल जम्मू कश्मीर को आके डिस्टर्ब कर दो। तो ये इनकी एक माइंडसेट है। अगर फारूक अब्दुल्ला जैसा इतना बड़ा कद का लीडर और वो अगर इस किस्म का बयान दे सकता है, तो महबूबा जी तो मुझे लगता है उनका तो पालन पोषण ही इसी हालात में हुआ है। जी श्यामलाल जी, हमारे साथ बलवान सिंह जी भी जुड़े हैं। बलवान सिंह जी, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे तो हम आपको हमसे सवाल कर पाएंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बलवान सिंह जी, आप म्यूट हैं, ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। बलवान सिंह जी आप ठीक है? जी बलवान सिंह जी, अगर आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे तो शायद बेहतर आवाज आ पाएगी। हाँ बलवान सिंह जी, आपसे सवाल ये है कि राहुल गांधी भी, क्योंकि सियासी हलचलें तेज हुई हैं, राहुल गांधी भी जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, मगर इसमें एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि यूपी में भी चुनाव है, पंजाब में भी है और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी इस वक्त कश्मीर गए थे तो वहां पर भी मंदिरों के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। अब जम्मू में भी अगर बात की जाए तो जम्मू में भी वो आएंगे, तो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर भी माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे और बाकी जगह पर दर्शन करेंगे। तो क्या लग रहा है कि हिंदुत्व का काल जो जिसके लिए कांग्रेस बीजेपी को पहले ब्लेम करती थी, अब कांग्रेस खुद जो है हिंदुत्व कार्ड लेकर यूपी और अन्य चुनावों में जाने वाली है। आप अपने कैमरा से अपना हाथ हटा दीजिएगा साथ में। देखिए, राहुल गांधी देश के नेता हैं, एक नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं और उसमें जाना, मंदिर में जाना तो कोई मनाही नहीं होनी चाहिए। मंदिर में राहुल गांधी मनाही किसी को नहीं है, मगर चुनावों से ठीक पहले चुनावी दौरों के दौरान ये हो रहा है, तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए जी। राहुल गांधी कश्मीर में गए और खीर भवानी गए और हजरत बल भी गए और यहाँ पे उनका बहुत देर का, उनका काफी टाइम से वो बोल रहे थे कि मैंने माता वैष्णो देवी दर्शन करने जाना है। तो माता वैष्णो देवी दर्शन करने में तो कोई मनाही नहीं होनी चाहिए। जहां तक कोई रिलीजन पे कौन बांटता है कौन नहीं बांटता, मेरा ख्याल कांग्रेस की तो हिस्ट्री रही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेके चलना, और आज तक चलते रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस ने सफर भी किया। ये बात नहीं है कि कांग्रेस ने सफर नहीं किया। इधर वो पार्टियां जो एक हिंदू के नाम पे या दूसरे नाम पे चला के पूरे देश पे राज कर रही हैं और जिनके होते हुए महंगाई इतनी बढ़ गई है, टैक्सेस इतने
मतलब अभी ज्यादा ले रहे हैं। बलवान सिंह जी मोबाइल अपने सामने रखिए प्लीज। ले तो जी। टैक्सेस इतने हो गए, जहाँ 50-60 रुपए तो डीजल था 55 रुपए, आज 95 रुपए 96 रुपए हो गया। और आप ये देख लें पेट्रोल 100 के पार हो गया। गैस जो 2014 में 410 रुपए का सिलेंडर था, आज वो 936 रुपए का जम्मू में हो गया। टैक्सेस और जो असेट्स हैं, जो कि हिंदुस्तान देश को आजाद करवाया कांग्रेस के झंडे के नीचे, देश की आजादी को बरकरार करने के लिए कांग्रेस के लीडरों ने कुर्बानियां दी, अपना खून बहाया और 4 जंगें लड़ी। और जितने भी असेट्स आप देख रहे हो आज, चाहे वो रोड हैं, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो बंदरगाहें हैं, जितने भी असेट्स आज सेल पे लगा दिए हैं इन्होंने, तो वो सारा कांग्रेस का बनाया हुआ है। जिन्होंने कहते हैं कि 70 साल कुछ नहीं किया, तो 2014 के बाद क्या क्या बनाया है वो सामने आना चाहिए। ये सारी कांग्रेस की उपलब्धियां हैं। 4 जंगें लड़ी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आज भी देश को इकट्ठा रखने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख एकता को मजबूती करने के लिए, आज आप देख लो इतनी इनसेंसिटिव सरकार है जे पिछले 8 महीने से किसान सारे जो अन्नदाता हैं और जिनके बच्चे बॉर्डर पे भी लड़ते हैं, देश की प्रोटेक्शन भी वही करते हैं, देश को खाने के लिए भी वही प्रोड्यूस करते हैं, पिछले 8 महीने से वो सड़कों पे हैं और उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारा राहुल गांधी कांग्रेस आज इस तरह की जो मनमानियां हो रही हैं, देश को सेल पे लगा लिया है। 2014 में मोदी जी ने बोर्ड लिया था कि मैं चौकीदार हूँ, आपने चौकीदार चुनना है, चौकीदार का काम है देश की रक्षा करना, बिल्डिंग की रक्षा करना। आज उसी चौकीदार ने पूरे देश को सेल पे लगा दिया। और देश इतनी मजबूरी क्या है, फॉरेन पॉलिसी इनकी इतनी फेल हुई है कि अमेरिका में जाके कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप का भस्मासुर उसको भी सफाई कर दी। अफगानिस्तान में ये पूरी तरह से फेल हुए। चाइना और पाकिस्तान आज हमें आंखें दिखा रहा है। तो आपके सामने ऑल फ्रंट्स पे भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई है। और राहुल गांधी जी वो पूरे देश का टूर लगा रहे हैं। पहले भी एक अकेला इंसान है जिसने पूरा ठोक के बोला है कि रफाल पे बोला है, रफाल की मोबाइल सामने रखिएगा, जो उन्होंने लिया, पैसा लिया है या कमीशन ली है। आज फ्रांस ने, हमारी सरकार नहीं है, आज फ्रांस की सरकार ने उसके ऊपर कमीशन बैठाया। अब छोड़ दो हिंदुस्तान की सरकार की बात। इसलिए ये पूरा आज जितने भी ये पॉलिसीज है, चाहे वो मोनेटाइजेशन की पॉलिसी है, ये किनको फायदा देने की बात। रेलवे खरीदेगा। जवाब ले लेते हैं बलवान सिंह जी, जवाब ले लेते हैं। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। जवाब ले लीजिए, साथ चलेंगे, जवाब ले लेते हैं। आपके साथी हैं, आपके पुराने साथी हैं बलवान सिंह जी, श्यामलाल जी आपके पुराने साथी हैं। एक बार जवाब सुन लीजिए। श्यामलाल जी क्या लगता है जी, श्यामलाल जी क्या लगता है, बलवान सिंह जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, वो कांग्रेस की पुरानी प्रथा रही है, इसलिए, और तोड़ने की राजनीति जो है वो बीजेपी करती है। आप खुद कांग्रेस में रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं मेरे भाई साहब को, उन्होंने इंटरनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पूरी डिस्कस की है, और आपने सवाल उनसे जो किया था उसका जवाब तो उन्होंने दिया नहीं, लेकिन उन्होंने पूरा जैसे इलेक्शन कैंपेन में जो तकरीर होती है एलैबोरेट, लेकिन फिर भी आपने बीच में उनको रोका। मैं तो चाहता था आप उनको कंप्लीट करने देते, तो उसके बाद मैं जवाब देता। मैं उनको वापस लेंगे जी, बोलिए। पॉइंट टू पॉइंट आपको जो आपने सवाल किया था माननीय बलवान सिंह जी से कि ये मंदिर ट्रैक की पॉलिटिक्स क्या है, तो मैं भी कांग्रेस परिवार का बहुत ही अदना सा रुकन रहा हूं, और मेरी उस समय भी ये कोशिश होती थी। तो ये हमारे सीनियर साथी उस समय ये बोलते थे कुछ के ये श्यामलाल जो है ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का आदमी है। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, अगर आपने देखा होगा, और अपनी इंटरनल पार्टियों में ये कहता था कि जो कांग्रेस का सूडो सेकुलरिज्म है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, सूडो सेकुलरिज्म, बिल्कुल, कांग्रेस को उससे बाहर आना चाहिए। जो अपीसमेंट पॉलिसी है कि आप 17% को अपीज कर रहे हो, उनका भी कुछ नहीं किया। आप डिवीजन
करते हो, और मैं कोर ग्रुप में भी ये बातें की हुई हैं और बलवान सिंह जी इससे पूरे अवेयर हैं, उन्होंने माना है कि देर आए पर दुरुस्त आए। लेकिन जो एक सेकुलरिज्म की सही परिभाषा है, मुझे लगता है उसको अंडरस्टैंड किया है कांग्रेस पार्टी ने आज, और वो मजबूरी भी है उनको, क्योंकि वो कॉर्नर हो गए इसी चीज से। उन्होंने मदन मोहन मालवीय की बात नहीं मानी, लोकपति त्रिपाठी की नहीं मानी, तो मैं तो कुछ अदना सा वर्कर था। अगर आप देखेंगे उस समय भी कांग्रेस के जो लोग थे, एक कोटरी बन गई थी। श्यामलाल जी, ये आप क्या कहेंगे? समझ आ गया राहुल गांधी को और कांग्रेस को, इसलिए मंदिर जा रहे हैं, या अभी भी सिर्फ चुनावों के चक्कर में? सेकुलरिज्म वर्ड है हमारे एक प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अब इनको समझ आया कि ट्रू सेंस में सेकुलरिज्म होता क्या है। क्योंकि कांग्रेस, जो मैंने कांग्रेस देखी जो चल रही थी, कोई पार्टी भी बुरी नहीं होती, लेकिन वो सूडो सेकुलरिज्म में चल पड़ी 1986 के बाद। तभी डाउनफॉल जो हुआ है कांग्रेस का, उसका, और कोई हिम्मत वाला लीडर नहीं था, क्योंकि वहां कांग्रेस में हम लोग, जहाँ ये बाकी लोग जो है, हम नौकरी के लिए जाते हैं, लीडर बनने के लिए नहीं जाते। जैसे बंधुआ मजदूरी करनी है, उससे बाहर नहीं आते, क्योंकि वहां पे लीडरशिप जो है वो एक साइड से प्रमोट होती है। डेमोक्रेसी की जो बात है, तो ये आ गया मंदिर ट्रैक का, देर आए दुरुस्त आए। आप जनेऊ भी पहनना है, महामंडलेश्वर भी जाना है, मल्लिकार्जुन के भी दर्शन करने हैं, वहां भी जाना है, तो अच्छी बात है। वी मस्ट अप्रिशिएट कि देर आए दुरुस्त आए, और सेकुलरिज्म की परिभाषा जो है वो कांग्रेस ने अंडरस्टैंड की है। अदरवाइज तो ये भारतीय जनता पार्टी पे ये था कि आरएसएस ये करता है, विश्व बंधु परिषद ये करता है, बजरंग दल यही करता है। फायदा होगा अंदर से श्यामलाल जी, फायदा मिलेगा कांग्रेस को। सिंह जी भी बहुत खुश हैं कि राहुल गांधी जी बड़ी देर के बाद जो है वो माता वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि उनको रघुनाथ मंदिर भी लेके जाएं। मैं समझता हूं ना, मेरे बड़े भाई हैं जी, श्यामलाल जी, फायदा मिलेगा इससे कांग्रेस को, ये भी बता दीजिए, फायदा मिलेगा? बलवान जी, एक फायदा मिलेगा कांग्रेस को इसका? देखिए मेरे भाई, जो लोग अपने एजेंडे से, इलेक्शन मैनिफेस्टो से भड़क जाते हैं जी, आप इलेक्शन मैनिफेस्टो देखेंगे 2002 से लेके 2019 की इलेक्शन का, और उसमें कांग्रेस पार्टी का जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो है, उसमें देखिए कि क्या क्या कमिटमेंट थी। तो अब उसका फायदा क्या मिलना है? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल श्रिंक हो चुकी है। पहले ये अपना जो फ्लोर है उसको इन ऑर्डर करें। पंजाब में देखें क्या हो रहा है, कर्नाटका में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है। तो मुझे शारदा जी, बलवान सिंह जी के पास वापस जाना चाहूंगा। बलवान सिंह जी, सूडो सेकुलरिज्म से कांग्रेस बाहर आ रही है क्या? निहाल जी, ऐसे है, श्यामलाल जी हमारे छोटे भाई हैं, बहुत ही, हेलो जी बोलिए। हाँ, श्यामलाल जी हमारे छोटे भाई हैं, बहुत ही पुराने इनकी फैमिली के साथ संबंध है और बहुत घनिष्ठ संबंध रहे। हम और श्यामलाल जी इकट्ठे ही एक ही टोन में आवाज उठाते थे। और ये दूसरी बात है, ये श्यामलाल जी अब उस तरफ हो गए और हम इसी तरफ रहे। ऐसे है कि जो कांग्रेस का जो सेकुलरिज्म है, ये 47 और 47 से पहले वो ही है, हिंदू मुस्लिम सिख एकता, देश की डेवलपमेंट और सोशलिज्म, गरीब को ऊपर उठाना, ये सारी बात। लेकिन आज मैं ये कहूंगा कि जब 2014 आया तो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को दिन में तारे दिखा दिए कि हम तो ऊपर से अच्छे दिन आएंगे, तारे तोड़ के लाएंगे, नौकरियां मिलेंगी, खुशहाली आएगी, ब्लैक मनी वापस आएगी, रोजगार मिलेगा। लेकिन लोग तो सेटिस्फाई थे। कांग्रेस सरकार के साथ जिस ढंग से कांग्रेस की सरकारों ने देश के अफेयर्स को हैंडल किया, जिस ढंग से कांग्रेस ने फॉरेन अफेयर्स को हैंडल किया, जिस ढंग से लोगों ने गरीब अमीर को बराबर लाके और जो गरीब आदमी है उसको ऊपर उठाने की कोशिश की, उसको बराबरी देने की कोशिश की, उसी से ये इन्होंने जो नारे लगाए 2014 में या 2019 में, भगवान सिंह जी फायदा होगा, क्योंकि समय की कमी है, ये पूछना चाहूंगा, फायदा होगा? लेट मी कंक्लूड। जो तारे दिखाए, जो इन्होंने सपने दिखाए, लोगों ने सोचा ये इन लोगों का अंबरसरी खड़ा हो गया।
कि आगे से मिला नहीं, पीछे वाले कुत्ते ले गए। लोगों ने कहा अच्छे दिन आएंगे, लेकिन लोग इतने दलदल में फंस गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में, आज वो पछता रहे हैं। आज ये टैक्टिकली मतलब कि जुलूस निकालने देना, किसी को अंदर कर दो, एमएलए खरीद लो। बलवान सिंह जी, अब मैं समझ गया आपकी बात। ये आखिरी सवाल, फायदा होगा? आज नहीं, फायदा होगा इससे? बलवान सिंह जी, समय की कमी है। एक मिनट सुनिए, आज की डेट में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब आने वाले इलेक्शन में लोग भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, मैं कहूंगा आपसे। इसलिए श्यामलाल जी जो कह रहे हैं, हम छोटे भाई हैं, ये ठीक कह रहे हैं, बड़ा फाइट करने वाले बंदे हैं, हम इकट्ठे फाइट करते रहे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उठ के दूसरी पार्टी में चले जाओ, अपनी पार्टी में बैठ के फाइट कर सकते हैं। लेकिन मुझे आपकी बात समझ के बलवान सिंह जी, पॉइंट आ गया। श्यामलाल जी, बलवान सिंह जी, आप दोनों मेरे साथ जुड़े, क्योंकि समय की आज कमी है। कल हम इसी विषय पर एक बार फिर से आपके साथ रूबरू होंगे कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं क्या। अब जम्मू कश्मीर जो चुनावी मोड़ पे गया है, उससे कितना फायदा राजनीतिक दलों को, यानी कि अगर राहुल गांधी आते हैं या फिर बीजेपी के मंत्री जम्मू कश्मीर आते हैं, तो चुनावों में इसका कितना फायदा मिलेगा, इस पर बात करेंगे। आज के शो में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।